तो ये जो नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल व्यू है जंग का, इसको मैंने एक्सपीरियंस करके ये सोचा कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जंग का, शायद वो सबसे ही अलग है, वो नेशनलिज्म से भी अलग है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स भी नहीं है, वो सियासी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो जिंगोइज्म के इल्जाम लगा दिए कि आप जिंगोइज्म फैला रहे हैं। आप जरा उनको भी जवाब दे देते हैं। बात यह है कि आप अमन के दौर में अमन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब जंग आपके सरों के ऊपर आ चुकी है और तब आप ये बोलें कि नहीं मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो जंग के खिलाफ हूँ, तो आप इतना गांधी जी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी स्टैंडिंग आर्मी होगी आपके पास, अगर आपके घरों पे हमले हो रहे हैं, आपके सरों से ड्रोन गुजर रहे हैं, आपके बॉर्डर पे जहाज उड़ रहे हैं, आपके बॉर्डर पे कैनन फायर हो रही है, तो उस वक्त कौन ये कह सकता है कि इसका जवाब देने को सपोर्ट करने वाला जिंगोइस्टिक है? मुझे तो समझ नहीं आती। जो मेरे नेशनलिस्ट दोस्त फेसबुक के ऊपर लिख कर मुझे बता रहे हैं कि आप भी ज़ैद हामिद बन चुके हैं, तो ज़ैद हामिद तो अमन के दिनों में जंग नाफिज करने की बात कर रहा है, हम तो जंग के दिनों में अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मेरा जो घर है उससे 10 किलोमीटर दूर अगर एक फ़ौज क्रॉस करके आ जाती है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी माएँ या बच्चे या बहनें या रिश्तेदार या भाई या बाप क्या बनेगा उनका, तब अगर मैं ये बोल दूं कि जो हमारी स्टैंडिंग आर्मी है हमें इसे बैक करना है, ये ज़्यादा में बनना होता है भाई। कौन सी पॉलिटिकल करेक्टनेस और हाई मॉरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? कौन सा पैसिफिस्ट होता है जंग के अंदर जब जंग नाफिज हो जाती है उसके बाद? वो कहते हैं ना, जंग के मैदान में, या कहते हैं कि एक बागीचे में, एक गार्डन के अंदर एक फौजी खड़ा हो उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जंग के मैदान में एक माली खड़ा हो जाए, गार्डनर, वो तबाह कर देता है हर चीज़ को। तो अब जंग का मैदान जब लग चुका था उसके बाद क्या बात करते हैं आप बता दें। मतलब हर चीज़ को पॉलिटिकल करेक्टनेस के लेंस से व्यू करने से भी मैं तंग हूं वैसे। फिर क्रिटिसिज्म की तरफ आ जाते हैं। ये कहा गया दरअसल आप पर्सनल हो गए ध्रुव राठी को लेकर जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए। अच्छा, ये किस बात पे कहा? 3 चीज़ें होती हैं जो कि बदतमीजी की मेरी डेफिनेशन में आती हैं, जातियात की डेफिनेशन में। नंबर 1 स्लैंडर अब्यूज़, यानी कि गाली देना, मैंने नहीं दी। नंबर 2 लाउडनेस ऑफ वॉइस, बहुत ऊंचा चीखना, नहीं चीखा। नंबर 3 एंडेंजरिंग समवंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी को खतरे में डालना, अपनी किसी वीडियो के जरिए ये कहना कि ये इसने ब्लास्फेमी कर दी, इसने ये कर दिया, इसको मार दो, ये बता रहा है। आई वॉज नॉट गिल्टी ऑफ ऑल 3। लेकिन जिन जिन लोगों ने जवाब दिया उसकी उस वीडियो को, उन्हें ये एक्यूज़ किया जा रहा है मुतालिया पाकिस्तान, ये वो। कमाल है यार, आपके बच्चों से रोटी छीनने का आर्गुमेंट हो रहा है एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाल के। ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ जो पैसे दे रहा है जिससे आपने अगले 6 महीने गुजारा करना है वो छीन लो, पानी बंद कर दो, भूखा मार दो, फसलों को उजाड़ दो, उसका जवाब देने वाला ज़्यादा मिले। ये है आपका आर्गुमेंट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर ये कहा गया कि जी आपने ये क्यों कहा, चीख वगैरह कह दिया आपने, आप तो जातियात पे उतर आए हैं। तो सार्काज़म की टर्म गूगल कर लीजिए कभी ना, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस चाहिए होती है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था सार्काज़म इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ विट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। कि विट यानी कि मजाक की सबसे लोएस्ट फॉर्म बेशक तंज हो, यानी कि सार्काज़म हो, लेकिन इंटेलिजेंस का हाईएस्ट फॉर्म वो है। तो अगर मैंने चीख वगैरह की टर्म यूज़ कर दी उसके ऊपर बात करें, ये तो जातियात पे उतर आए हैं भाई। जाके स्टीफन कॉलबेर का शो देख लिया करो कि वहाँ अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में किस हद तक सार्कास्टिक रिमार्क्स टीवी के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और कोई ये नहीं कहता आपने तो बदतमीजी कर दी, तो ध्रुव राठी के मुर्तकिब हो गए हैं आप, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप तो मिर्ज़ा गालिब आपको होना चाहिए था, कन्फ्रंट क्यों किया आपने? डेविड लेटरमैन को देखने क्या करता रहा वो। बिल मार जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल फिंगर दिखाता है, एंड नोबडी माइंड्स इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट भाई। ये आदाब में अशफाक नहीं हो रहा यहाँ पे, सही है। और जिमी किमल को देख लें आप, तो जिसको सार्काज़म की एबीसी का नहीं पता उसे मैं क्या जवाब दूँ, मैं पर्सनल हो गया भाई। उसने इससे पहले, अच्छा कुछ लोगों ने ये कहा कि आप जैसे ही ध्रुव ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला आप उसे गालियां देना शुरू हो गए। ओ भाई, उसने शुरू से पाकिस्तान को डिस्करेज और टेरर स्टेट कहा है। मैं तब बोला उसके खिलाफ जब वो 25% दुनिया की आबादी जहाँ रहती है वहाँ जंगी जुनून को सर पे चढ़ा रहा है, 4 दिनों की जंग खत्म होने के बाद भी ये कह रहा है कि मारो। मैं इसलिए खिलाफ हुआ क्योंकि वो अमन के और इंसानियत के कत्लेआम को अग्रेसिवली इंपोज करने वाली जो रियासत है उसके साथ खड़ा हो गया। हम तो डिफेंस की बात कर रहे हैं भाई, तो हमारा ये पर्पस था। अब मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं इसे भी रिस्पॉन्ड कर दो, इसे भी रिस्पॉन्ड कर दो, किसी और ने वीडियो बनाई, रिस्पॉन्स क्यों करें? पाकिस्तान पे तनकीद करें, करते हैं, मुझे क्या? आई एम एन इंडिविजुअल, आई डोंट रिप्रेजेंट द इंटायरिटी ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ जो इंसानियत के कत्लेआम की बात कर रहा है पहले उसे निपटो। तनकीद जितनी मर्जी करें, हमें क्या, सबसे ज़्यादा हमने किया पाकिस्तान के ऊपर, आप कौन होते हैं करने वाले? बहुत से लोगों ने ये कहा क्या आप डिनाई कर रहे हैं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? अगर आप डिनाई नहीं करते फिर आप ध्रुव के खिलाफ क्यों बोले? ओ भाई कौन डिनाई कर रहा है? मैं क्या, मुझे ये भी लोगों ने चैलेंज किया, डेयर किया कि आप दहशतगर्द बोल के दिखाएं। आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, कट दिस क्लिप आउट, पोस्ट इट एनीवेयर वेरेवर यू लाइक इट। आई थिंक दैट ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एलईटी, इंक्लूडिंग जैश मोहम्मद, व्हाटएवर, आर ऑल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आई से इट ऑन कैमरा विदाउट एनी शाइनेस एट ऑल। नाउ व्हाट? अब मेरा पॉइंट ये है कि ये कौन डिनाई कर रहा है कि ये सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, लेकिन इसके जवाब में एक इन्वेडिंग आर्मी ला के एयर स्ट्रिप्स को बॉम्ब करके न्यूक्लियर वॉर क्यों लगा रहे हो? दैट्स माय एंटायर पॉइंट। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लिख के उर्दू में लंबे लंबे आर्टिकल मैं देख रहा हूँ, चंद जो है ना वो बहुत शौकीन बाबे बैठ के लिख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द एग्जिस्ट नहीं करते? तो करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो है वो जौहरी हथियारों से हमला कर दिया जाए। मतलब कोई अकल को हाथ मार लें आप भी यार। तो उसका ये जवाब हो गया। और इसके बाद ये भी तनकीद होती है कि दरअसल आपको हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं। तो वीपीएन लगा के नहीं देख सकते लोग, क्या आपको लगता है? या नहीं देख रहे होंगे? हमें तो पाकिस्तान के अंदर भी पार्शल बैन कर दिया। ये ध्रुव राठी वाली वीडियो भी मैंने एक पॉइंट देखने के लिए अपने मोबाइल से खोली नहीं चल रही थी, तो ध्रुव ने तो बेचारे ने इसीलिए ये सब कर लिया कि उसको इंडिया में बैन ना करने दवाई की तरह अपनी फॉलोइंग बचानी थी उसने, ऑब्वियसली इसलिए बीजेपी की एंडोर्समेंट कर दी उसने। हमें तो उससे गिला ही है कि इलेक्शन के ऊपर बीजेपी बुरी थी, दुनिया की 25% आबादी पे न्यूक्लियर वॉर लगाने के लिए जब बीजेपी खड़ी हुई है तुम साथ मिल गए उसके। एक बात करने वाली आप बताएं। तो पहले हिंदुस्तान से कमेंट्स आया करते थे कि मुजम्मिल को सिटीजनशिप दी जाए इंडिया की, इतनी बेहतरीन बातें करता है ये। पाकिस्तान से गालियां पड़ती थी। आजकल पाकिस्तान की राइट विंग कह रही है मुजम्मिल को सिविल अवार्ड दिया जाए, ठीक है, और हिंदुस्तान से कमेंट आ रहे हैं पहले ही मालूम था कि तुम अंदर से जहादी हो। इसी तरह जब मैं मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का मुकदमा मेनस्ट्रीम मीडिया में रख रहा था कि जो उनके जायज़ और आईनी मुतालिबात हैं उनको माना जाए, पश्तून बेल्ट पे वायलेंस को खत्म किया जाए, उनके बच्चों को मरवाना बंद किया जाए, तो तब सारे के सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग और वॉरियर हुआ करते थे वो मुझे गालियां देते थे, एंटी स्टेट है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम रॉक एजेंट हो। और आज जब मैं औरंगजेब की तरह के लोगों को एडमायर कर रहा हूँ फॉर देयर स्किल, शेयर स्किल, तो मुझे वो लोग गालियां दे रहे हैं जो मुझे पहले सपोर्ट करते थे। इसी तरह
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले मेरे तमाम सोशल मीडिया जो मैंने काम किया, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से लेकर हर चीज़ से लेकर हमने चीज़ों को डिबंक किया, तो जितने तरीके इंसाफ के सपोर्टर थे वो कहते थे एंटी स्टेट और शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की स्क्रूटनी की बात करते हो। जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो सबने क्या कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एस्टैब्लिशमेंट से लिफाफा लेते हो। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो है ना, ये ओवरनाइट टर्न होती है। आज जो सब लोग जिन्होंने ध्रुव राठी वाली मेरी वीडियो शेयर की, ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया पे, और वो मुझे हीरो कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि एक वीडियो अपलोड करूंगा इसी रफ्तार से सब गालियां देंगे, लेकिन मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। आई विल बी परसिस्टिंग ऑन दीज व्यू पॉइंट्स। इस सारे जर्नी में पिछले 6-7 साल में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, फिर बहुत से लोग आए, फिर बहुत से लोग जाएंगे, हम यही रहेंगे बात करते हुए। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि मुतालिया पाकिस्तान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो चंद दिन इंतजार कर लीजिए, आपको फ़र्क नजर आ जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान के हवाले से जो मैं आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करता हूँ, पीस की बात करता हूँ हिंदुस्तान से, वो हमेशा पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। आई डू नॉट थिंक दैट ऑल इंडियंस आर माई एनिमीज, आई विल नेवर से दैट, and I will always say that they have done better in the economic realm. We have to learn from them in this regard, in democratic consolidation, many other aspects. But that does not mean कि जब हमारे सरों से जहाज़ गुजर रहे हों तो तब भी हम ये कहें कि हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, हम बुरे हैं। सेल्फ लोडिंग की भी कोई हद होती है ना, सेल्फ हेट्रेड की भी कोई हद होती है। बहुत से फ्री थिंकर हजरात भी बैठकर ये कह रहे हैं कि तुम जब बॉर्डर पे 5 किलोमीटर दूर टैंक खड़े हुए थे, सरों से जहाज़ गुजर रहे थे, गलियों में ड्रोन गिर रहे थे, धमाके हो रहे थे, तब तुम अपने आप को गालियाँ क्यों नहीं दे रहे थे? उनका मेरे खिलाफ मुकदमा ये है। तो भाई इतना सेल्फ हेट्रेड नहीं है हमें, सही है। जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा एक्सप्लेन करने वाले को रियलिस्ट कहते हैं, अपने आप को गालियां देने वाले को नहीं कहते। इस सारे एपिसोड से एक इंडिविजुअल को ये सीखना है कि किस तरह से जंग आपसे आपकी सारी ज़िंदगी का परसूट छीन लेती है। रियासतों को ये सीखना है कि जंग के मैदान में तो आपने बेशक बचा लिया होगा हमें, लेकिन सोच, एवोल्यूशन इन थिंकिंग, माशरे की डेवलपमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट पावर अभी आपने डेवलप करनी है, उस मैदान में आपने जीतना है, आपने रेडिकल एलिमेंट्स को खत्म करना है, थिंकर्स को अपने साथ मिलाना है, ताकि आपकी रियासत ऐसी बने जो मॉडर्न स्टेट हो। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर जो दुनिया की सबसे पुरानी जंगी तारीखों में से एक किताब है, थ्यूसिडिडीज़ ने लिखी थी। थ्यूसिडिडीज़ कहता है, द सोसाइटी दैट separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools। हर वो मुआशरा जो अपने फौजियों को अपने फलसफियों और सोचने वालों से काट के अलग कर दे, ये मेटाफर क्या है? ये वो मेटाफर है कि ऐसी रियासत जो कि सोचने समझने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर एनरिच ना हो, उसकी बात हो रही है। तो हर ऐसा मुआशरा, वो कहता है, हर ऐसे मुआशरे में सोचने वाले बुज़दिल होंगे और लड़ने वाले बेवकूफ़ होंगे। So our society has to stop separating its scholars from its warriors. Only then it can dominate the enemy on all fronts. Thank you.